चाहत, मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रही हो तुम? मैं तुम्हें बुला रही हूं ना। चाहत, चाहत। ये कैसी आवाज है? रूम में तो मेरे अलावा कोई और है भी नहीं। तो मेरा नाम कौन पुकार रहा है? चाहत हिम्मत करते हुए उठी और कबर्ड के पास गई। उसके ठीक सामने एक काली परछाई खड़ी थी जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। उसे देखकर चाहत के पैर वहीं जम गए और वो परछाई भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए उसके शरीर के आर पार होकर खिड़की की तरफ भागी और वहां से नीचे कूद गई। ये देखकर चाहत डर के मारे पसीने से भीग गई और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। चाहत, चाहत उठो ना। क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह जमीन पर क्यों सो रही हो? लावण्या की आवाज से चाहत की आंखें खुली। उसने जब लावण्या को अपने सामने देखा तो एकदम से हड़बड़ाकर उठी और तुरंत उसने अपना सर पकड़ लिया। चाहत, क्या हो गया तुम्हें? तुम बेहोश हो गई थी क्या? देखो, मुझे तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मेरी मानो तो तुम कुछ टाइम के लिए अपने घर चली जाओ। घर पर तुम्हारी ठीक से देखभाल होगी तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। नहीं लावण्या, हम अभी चाहत को यहाँ से नहीं भेज सकते। 3 महीने बाद एग्जाम्स हैं और कुछ दिन बाद तुम लोगों के प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाएंगे। तुम एक काम करो लावण्या, तुम चाहत के साथ उसकी कमरे में ही रह लो। हम तुम्हारा रूम चेंज कर देते हैं। ठीक है मिस। लावण्या को चाहत के साथ उसके रूम में शिफ्ट कर दिया गया। 2-3 दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा, मगर 2-3 दिन के बाद जब लेक्चर के बाद वो दोनों हॉस्टल आई तो चाहत कपड़े चेंज किए बिना ही बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर लेट गई। अरे चाहत, अपने कपड़े तो चेंज कर लेती तुम। आते ही बिस्तर में लेट गई। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है लावण्या। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बर्फ से भरे कमरे में बंद कर दिया हो मुझे। ओ माय गॉड, कल कहा था मैंने कि घर भेजते तुम्हें, लेकिन मिस मार्था को तो पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ दिखाई ही नहीं देता। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। लावण्या स्टाफ रूम में चाहत के लिए दवाई लेने गई। थोड़ी देर बाद वो वापस रूम में आई तो उसने देखा कि चाहत रूम में है ही नहीं। अरे, ये चाहत कहाँ पर चली गई? अभी तो इसे इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि ये चादर ओढ़कर भी बुरी तरह कांप रही थी, और अब 2 मिनट में कहाँ गायब हो गई? तभी लावण्या को पानी बहने की आवाज आई। उसने जाकर बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से उसे कोई जवाब नहीं मिला। अभी जब मैंने दवाई लेने गई तो बाथरूम का नल चालू नहीं था। पक्का चाहत बाथरूम के अंदर है। कहीं वो अंदर बेहोश तो नहीं हो गई? मुझे हेल्प के लिए किसी को बुलाना होगा। लावण्या जल्दी से बाहर गई और उसने मदद के लिए गार्ड को बुलाया। उसने जाकर बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया और लावण्या दौड़ती हुई अंदर गई तो चाहत का चेहरा वॉश बेसिन में धंसा हुआ था और वॉश बेसिन से लाल रंग का पानी बाहर गिर रहा था। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? चाहत? लावण्या ने जल्दी से गार्ड की मदद से चाहत को वहां से बाहर निकाला। उसका पूरा मुंह खून से धंसा हुआ था और उसके फेफड़ों के भीतर पानी भर गया था। वो लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गए। देखिए, आज रात उसे हमें यहीं पर रखना होगा, मगर समझ नहीं आ रहा कोई खुद अपने साथ ऐसा क्यों करेगा। क्या आपकी फ्रेंड किसी बात को लेकर परेशान थी? नहीं डॉक्टर, लेकिन कुछ दिन से उसकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। उसने बहुत सारे डॉक्टर से चेक भी कराया, लेकिन किसी को भी उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आई। शायद इनकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि कभी कभी इंसान इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है जिस वजह से उसकी हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। खैर, एक बार उनकी तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं हमारे साइकेट्रिस्ट के साथ उनकी अपॉइंटमेंट बुक करवा दूंगा। ठीक है डॉक्टर, लेकिन क्या मैं हॉस्टल वापस जाने से पहले एक बार चाहत को देख सकती हूँ? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। ठीक है, लेकिन वो सो रही है, उसे नींद से मत जगाना।
लावण्या अंदर रूम में गई और उसने बहुत ही चिंता भरी नजरों से चाहत की तरफ देखा। उसने अपने हाथ से अपना रुद्राक्ष का ब्रेसलेट निकाला और उसे चाहत के हाथ में पहना दिया। तभी चाहत की नींद टूट गई। अरे लावण्या, तुम मैं कहाँ पर हूँ? तुम्हारी तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी, इसीलिए तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो चाहत, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, इसीलिए मैंने अपना ये रुद्राक्ष का ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में पहनाया है। चाहे कुछ भी हो जाए, बस तुम इसे उतारना मत। तुम कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा है। मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रही, लेकिन बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। लेकिन जब तक मैं सब जान नहीं लेती, तब तक तुम इस ब्रेसलेट को खुद से दूर मत करना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम आराम करो, मैं ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। लावण्या रात को वहां नहीं रुक सकती थी, इसलिए वो वापस हॉस्टल आ गई। चाहत के साथ दिन में जो भी हुआ वो सोच सोच कर लावण्या को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने फोन में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिक चलाया तो कुछ देर में उसकी आंख लग गई। उसकी आंख लगे अभी कुछ ही देर बीती थी, तभी उसके कानों में पानी टपकने की आवाज पड़ी। रात की शांति में वो आवाज इतनी साफ सुनाई दे रही थी कि लावण्या की नींद खुल गई। अरे यार, इतनी मुश्किल से तो नींद आई थी। इतनी रात को कौन नहा रहा है? कोई ठीक से सोने भी नहीं देता। कुछ देर के लिए पानी बहने की वो आवाज रुक गई, मगर लावण्या जैसे ही फिर से सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो वो आवाज अचानक बहुत तेज हो गई। इससे पहले कि लावण्या इस बार अपनी आंखें खोलकर कुछ देखती, उसका दम घुटने लगा, जैसे वो गहरे पानी के बीच फंस गई। उसने अपनी आंखें खोली तो वो पूरा कमरा गहरे पानी से भरा था। उसका शरीर इतना भारी हो गया कि वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रही थी। तभी उसकी नजरें सामने अलमारी की तरफ पड़ी तो उसे एक भयानक काली परछाई दिखाई दी, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वो वहां से भागने के लिए अपने हाथ पैरों को चलाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था। तभी वो परछाई सीधा उसके ऊपर झपट पड़ी और उसने उसकी गर्दन को अपने हाथों से बुरी तरह जकड़ लिया। तभी हॉस्टल की घड़ी का पेंडुलम बजा और लावण्या हड़बड़ाते हुए उठी तो कमरा बिल्कुल सामान्य था। ना तो वो पानी से भरा था, ना ही वहां पर कोई परछाई थी। हे भगवान, कैसा सपना था ये? इतना भयानक सपना। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ कोई सपना नहीं है। ये रूम ठीक नहीं है। कल कुछ भी करके मैं मिस मार्था को बोलकर ये रूम चेंज करा लूंगी और चाहत को भी यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। लावण्या इस हद तक घबरा गई थी कि उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और उसे बुरी तरह गर्मी लग रही थी। इसलिए वो अपना फेस वॉश करने के लिए बाथरूम में गई। उसने वॉश बेसिन का नल चालू करके अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे, मगर वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलने लगी तो पीछे से उसके कान में एक आवाज पड़ी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लावण्या, ये मुझे मार डालेंगे। उस आवाज को सुनकर लावण्या डर से हाँफने लगी। उसने हिम्मत करते हुए पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पलकें झपकाई तो सामने शीशे में उसे वही परछाई दिखाई दी, मगर धीरे धीरे वो एक लड़की का रूप लेने लगी, जिसका चेहरा जगह जगह से कटा हुआ था, कपड़े पूरी तरह खून से सने हुए थे और शरीर पर जिंदा कीड़े रेंग रहे थे। उसने अपने नाखूनों से अपने सर के मांस को फाड़ डाला और भयानक तरह से मुस्कुराते हुए उसे चबा चबा कर खाने लगी। वेदिका, वेदिका, तुम? ये मेरा पूरा सपना है, ये सच नहीं हो सकता। तुम मर चुकी हो तो मुझे कैसे दिखाई दे रही हो? हॉस्टल का रूम नंबर 713 जिसमें वेदिका रहती थी बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी।
लेकिन एक दिन उसने अपने रूम में अपनी जान दे दी। किसी को कभी उसके मरने का कारण समझ नहीं आया और ना ही वो किसी के लिए कोई नोट छोड़कर गई। पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उन्हें भी उसके मरने का कोई कारण नहीं मिला। कुछ महीने के लिए तो उस रूम को लॉक कर दिया गया, लेकिन जब रूम्स की शॉर्टेज हुई तो मिस मार्था ने वो रूम खोल दिया। वेदिका की भयानक आत्मा को लावण्या शीशे में देख रही थी। तभी वेदिका की आत्मा उसके ऊपर झपटी। लावण्या को एक जोरदार झटका लगा। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई और वो रूम से निकलकर कॉरिडोर के रास्ते नीचे की तरफ जाने लगी। उसने नीचे पहुंचकर एक कमरे का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर तक तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला, मगर बार बार दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा खुल गया। सामने मिस मार्था खड़ी थी। इतनी रात गए लावण्या को अपने सामने देखकर वो घबरा गई। लावण्या, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? लावण्या बिना कुछ बोले मिस मार्था के रूम के अंदर चली गई और उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गई। ये क्या कर रही हो तुम? और कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? लावण्या ने अपने होठों पर उंगली रखी और भयानक तरह से मुस्कुराते हुए मिस मार्था को चुप रहने का इशारा करने लगी। तुझे क्या लगा मुझे मारकर तू बच जाएगी? अपना बदला नहीं लूंगी क्या मैं? क्या? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम तो जिंदा मेरे सामने बैठी हो। क्या बोल रही हो तुम? कैसा बदला? मिस मार्था के सामने बैठी लावण्या का चेहरा अचानक से बदल गया। शीशे में जो चेहरा लावण्या को दिखाई दे रहा था, अब वही चेहरा मिस मार्था के सामने बैठा था। वेदिका, वेदिका तुम तो मर चुकी हो। तुम मेरे सामने कैसे आ सकती हो? उसे वहां देखकर मिस मार्था बुरी तरह घबरा गई और रूम से बाहर भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी। तभी पीछे से उसने उनकी गर्दन को जकड़ लिया और अपने लंबे पैने नाखून उनकी गर्दन में दे मारे। मिस मार्था जोर से दर्द से चीखी। आज तक किसी को पता नहीं चला कि मैंने अपनी जान नहीं ली थी। मुझे तो तूने मारा था, मेरी बलि देकर, और दुनिया को ऐसा दिखा दिया कि मैंने खुद अपनी जान ली है। यह शब्द सुनकर मिस मार्था के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वेदिका ने उसकी गर्दन को मरोड़ दिया और उसके शरीर की हर एक हड्डी को तोड़ डाला। मिस मार्था इतनी बुरी तरह दर्द से छटपटाकर दर्द से चीखी कि हॉस्टल के स्टूडेंट्स की भी आंख खुल गई। और जब तक वो लोग वहां पहुंचे तो मिस मार्था बुरी तरह दर्द से तड़प रही थी। उनके शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया और उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर, क्या हुआ है इनको? इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई? इनके शरीर की हड्डियों को किसी ने बुरी तरह तोड़ दिया है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? पुलिस को भी ना तो इनकी बॉडी और ना ही इनके कपड़ों पर किसी के फिंगरप्रिंट मिले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनका शरीर खुद ब खुद मुड़ता गया, मगर ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा केस तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन जब लावण्या क्लास के लिए नहीं आई तो मिस अनीता उसके रूम में गई। उन्होंने देखा लावण्या वॉशरूम के अंदर बेहोश पड़ी है। लावण्या को चाहत के साथ ही अस्पताल में एडमिट कराया गया। लावण्या चाहत की तरफ देखकर मुस्कुराई। मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रही, लेकिन बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। लेकिन जब तक मैं सब जान नहीं लेती तब तक तुम इस ब्रेसलेट को खुद से दूर मत करना। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम आराम करो, मैं ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। लावण्या वहां से हॉस्टल नहीं गई। जब बार बार डॉक्टर चेंज करने के बाद भी किसी डॉक्टर को चाहत की बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी, तभी लावण्या को शक होना शुरू हो गया था कि जरूर चाहत के साथ कुछ और ही दिक्कत है। और जब वो रूम में उसके साथ शिफ्ट हुई तो उसे रात को कबर्ड के पीछे एक
काली परछाई दिखी थी जो चाहत के पास जाकर बैठ गई। लावण्या ने अपने हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहना था, इसलिए वो आत्मा उसके पास नहीं भटक रही थी। लेकिन लावण्या इतना जान गई थी कि चाहत के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस आत्मा की वजह से ही हो रहा है, और वो आत्मा वेदिका की ही आत्मा है। इस बात का भी लावण्या को पूरा पूरा शक था, इसलिए वो अस्पताल से सीधी हनुमान जी के मंदिर पहुंची और पंडित जी को उसने सारी बातें कह सुनाई। तेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है बेटी, ये उसी लड़की की आत्मा है, लेकिन इसके पीछे का खेल कुछ और ही नजर आता है। वो खुद तेरी दोस्त के पीछे नहीं पड़ी है, बल्कि उसे उसके पीछे लगाया गया है ताकि खुद से उसका ध्यान हटा सके और अपने स्थान पर उसकी बलि दी जा सके। क्या? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा पंडित जी। कैसी बलि और किसने किया है ये सब? ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि ये सब किसने किया है, लेकिन अपनी काली विद्याओं की पूर्ति के लिए पहले किसी ने तुम्हारी सहेली वेदिका को अपने वश में किया ताकि वो अपने मन से अपनी जान दे दे और उसकी बलि स्वीकार हो जाए। वेदिका की बलि तो स्वीकार हो गई, मगर वेदिका की आत्मा हॉस्टल के उसी कमरे में भटकने लगी और उसकी तलाश करने लगी जिसने उसके साथ ऐसा किया था। जिसने ऐसा किया था अब वो खुद को वेदिका की आत्मा से बचाना चाहती थी और उसे सबसे पहले अपने सामने चाहत दिखाई दी, और मौके पर ही उसे उसके कुछ गिरे हुए बाल भी मिल गए। इसलिए उसने एक क्रिया के जरिए अपना सारा भार चाहत के ऊपर डाल दिया ताकि वेदिका की आत्मा उसके बदले चाहत को मार डाले और वेदिका की आत्मा से उसका पीछा छूट जाए। क्या इतना सब हो गया चाहत और वेदिका के साथ? लेकिन आखिर पता कैसे चलेगा कि ये सब किसने किया है? चल जाएगा, कल सुबह तक तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हें वेदिका की आत्मा का साथ देना होगा। वो तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके उसके पास पहुंचेगी, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इस बात का वादा मैं तुमसे करता हूं। अब तो मुझे बताओ कि तुमने मुझे ये ब्रेसलेट क्यों पहनाया था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब हर बात तुम्हें बताना जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मिस मार्था गले में भले ही होली क्रॉस पहनती थी, मगर भगवान को पूजने की बजाय उन्होंने शैतान को पूजना शुरू कर दिया था, और शैतान को खुश करने के लिए ही उन्हें उसे एक लड़की की बलि चढ़ानी थी। उसने क्रिया से वेदिका को वश में करके उसे खुद की बलि देने पर तो मजबूर कर दिया और अपने भार को चाहत के ऊपर भी डाल दिया। मगर चाहत के लिए लावण्या ने जो लड़ाई लड़ी उससे ना सिर्फ चाहत की जान बची, बल्कि वेदिका की आत्मा को भी इंसाफ मिला और मिस मार्था को हमेशा के लिए अपाहिज करके वो अपना बदला पूरा करके हमेशा के लिए हॉस्टल के रूम नंबर 713 से मुक्त हो गई।